महाभियोग। चलिए चलिए, तो आज महाभियोग लगा देते हैं हम लोग, है ना। क्या होता है महाभियोग? कुछ बेसिक बात तो किए थे इस पे। हाँ, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना। महाभियोग राष्ट्रपति पर तब लगाया जाएगा जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देंगे। अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, क्योंकि भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है या संविधान के विपरीत जाकर के कोई काम नहीं किया है। जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं वो सभी राष्ट्रपति जो है वो अपने नियमों और अपने कायदों के मुताबिक, जो कि नियम कायदे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, उसके हिसाब से काम किया है। इसलिए कभी कोई ऐसा बात विवाद नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन चूंकि संविधान में ये व्यवस्था है तो हमें देखना है कि व्यवस्था क्या है और कैसे व्यवस्था चलती है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग शब्द का चर्चा है। ध्यान रहे कि महाभियोग शब्द पूरे संविधान में केवल एक ही जगह लिखा हुआ है और वह है आर्टिकल 61। लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से अन्य लोगों को भी हटाया जाता है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जो जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज, अगर इनको हटाना हो तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो अभी आप देखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में, लगभग लेस एंड मोर वैसा ही मिलता जुलता प्रक्रिया होता है। इसलिए बहुत बार लोग ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग की चर्चा चल रही है, महाभियोग की बात हो रही है, ऐसा आम बोलचाल में लोग कह देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि प्रक्रिया सेम होने के बावजूद भी पूरे संविधान में महाभियोग शब्द लिखा तो बस एक ही जगह गया है, वह लिखा गया है आर्टिकल 61 में, ठीक है। उसके इधर उधर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। तो बाकी लोगों को प्रक्रिया सेम है, लेकिन उसको कहते हैं कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो वहां पर कहा जाता है कि संसदीय प्रक्रिया के तहत, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत, ठीक है, नॉट इंपीचमेंट। इंपीचमेंट का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के संबंध में ही किया जाता है, ठीक है। तो महाभियोग कब लगेगा जी? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तब। बस एक यही रीजन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कि राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर महाभियोग लग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा समझिए कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में होती है ना, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से। पार्लियामेंट जो होता है यानी कि संसद, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ये तीनों संसद के कंपल्सरी पार्ट है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कैसे लगेगा। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलती है, ठीक है, और वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। तो दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। जो भी हाउस राष्ट्रपति को इंपीच करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, वो हाउस क्या करेगा, तो पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेज देगा। मैंने कि अब केकरो को मारना है तो नहीं, कितना आदमी कह देता है कि हम तोरा मरबू, तू तैयार रहिए, कह देता है ना जी। तो क्या होता है, अब वो आदमी सतर्क हो जाता है कि हमारा मारे के प्रोग्राम बनैले है, तो ओकरा गली में नहीं जाना है, जाएंगे तो धर के बड़ी मार मरतो है कि नहीं। तो कुछ ऐसे वीर लोग ऐसा करते हैं
घातक आदमी सब तो बताएगा नहीं, घात कर देगा आपके साथ, है ना, बिना बतैले ही काम कर देगा। जो होता है वो कहेगा कि नहीं हम ऐसे कांड नहीं करेंगे, हम थोड़ा पहले बता देंगे कि करना है कब, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो बच जाओ। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि साहब हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। तो जो भी हाउस ये प्रक्रिया शुरू करेगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को नोटिस भेज देगा बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। मतलब अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अगर तैयारी चल रहा है तो जो सदन ये तैयारी शुरू किया है उस सदन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस भेज देगा। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा प्रोसेस शुरू करने जा रहा है तो राज्यसभा नोटिस भेजेगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस नोटिस पर कितने लोगों का साइन होता है। जो नोटिस भेजा जाता है उस पर कितने लोगों का साइन होता है? तो उस पर साइन होता है 1/4 का, है ना, उस पर साइन होता है 1/4, 1/4 सदस्य का, मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/4, मतलब राज्यसभा में जितने लोग हैं उसका 1/4 हिस्सा। या मान लीजिए कि यही प्रोसेस अगर लोकसभा शुरू कर रहा है, ये अगर नोटिस भेज रहा है तो इसका 1/4, ठीक है। मतलब कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि हम आपको महाभियोग लगा के हटाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपने संविधान का उल्लंघन किया है। तो उस नोटिस पर 1/4 सदस्यों का समर्थन होगा, उनका साइन होगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ भाई कोई अपना मनमर्जी से नहीं कर रहा है बल्कि पूरा सदन ऐसा चाहता है। तो 1/4 और उसके अलावा यहां पर एक होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हिंदी में कहते हैं पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यही होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो जब सदस्य एक प्रोसेस शुरू करेंगे तो अगर यहां से शुरू हुआ तो यहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखेगा उसको कि भाई ये लोग क्या नोटिस भेज रहा है। अगर उसको लगेगा कि हाँ सही में ये लोग जो नोटिस भेज रहा है या जिस जो आरोप लगा रहा है वो आरोप पर कुछ तर्क है, मतलब कुछ प्रमाण है, इसका प्रूव तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा है कि प्रूव हो सकता है, तो ऐसे में उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर यहीं पर रिजेक्ट कर दिया तो मामले खत्म हो जाएगा। तो ये देखेगा तर्क सहित, अगर तर्क है अच्छा और सही में ऐसा कोई अपराध हुआ या ऐसा कोई गलती हुई है राष्ट्रपति से, उसको लगेगा तो क्या करेगा, प्रपोजल को एक्सेप्ट करके राष्ट्रपति के पास भेज देगा। तो पहला प्रोसेस में क्या होगा, 14 दिन पहले जो सदन कार्यवाही शुरू करेगी उसके 1/4 मेंबर नोटिस भेज देंगे। क्लियर है? राष्ट्रपति महोदय को नोटिस मिल जाएगा कि भाई आपको अब आज से 14 दिन बाद सदन में आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह 14 दिन का टाइम इसलिए दिया जाता है कि अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि प्रतिष्ठित आदमी है और उसको लगता है कि सही में उससे कोई गलती हो गई है या कुछ दिक्कत हो गया है तो इस बीच इस्तीफा दे दे। उसको पता है कि गलती हुआ है तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि जाकर के बेइज्जती करने का कोई मतलब है। आपको पता चल गया कि आप गलती किए हैं, लोग बता दिया आपको कि भाई आप गलती किए हैं, तो मान लीजिए कि हाँ ठीक है गलती हुआ है, अब थुथरोलॉजी करिएगा तो क्या होगा, और बेइज्जती ना होगा। तो यही है 14 दिन का समय इसलिए है कि राष्ट्रपति महोदय को यदि लगता है कि गलती हो गया है तो इस्तीफा दे दें और संसद में जाके बेइज्जती करने से बच जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर यह भी लगता है राष्ट्रपति महोदय को कि नहीं ये हमको बदनाम करने का साजिश है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो ये 14 दिन का टाइम है कि वो भी अपना पूरा तैयारी कर ले, पूरा देख ले, अपना तैयारी कर ले कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखे कि संसद में जब बहस होगा तो प्रस्तुत करेंगे। तो ये दोनों ही चीज के लिए है कि अगर आपसे गलती हुई है तो इस्तीफा देके मामला खत्म कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि गलती नहीं हुई है तो 14 दिन का टाइम है, तैयारी कीजिए, बढ़िया से सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, जो जो आरोप लगे हैं उसका जवाब कैसे दीजिएगा, किस किस माध्यम से वो तैयार कर लीजिए। इसलिए 14 दिन का समय दिया जाता है। जब 14 दिन पूरा हो जाता है तो जो सदन नोटिस भेजा है, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा ने नोटिस भेजा है, तो जब 14 दिन पूरा हो जाएगा तब तो राज्यसभा क्या करेगा, प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अभी क्या करेगा, तो अब अपने 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से ही इस प्रपोजल को पास कर देगा। 14 दिन बाद
2/3 बहुमत से इस प्रपोजल को पास कर देगा कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सदन ने वो अपना 1/4 का नोटिस भेजा और उसी सदन ने क्या किया, 2/3 बहुमत से इसको 14 दिन बाद पास कर दिया। अब क्या होगा, अब ये आएगा दूसरे सदन में, अब लोकसभा के सामने पूरा मामला आएगा कि देखिए राज्यसभा ने कर दिया। अब मान लीजिए कि यही अगर लोकसभा ने शुरू किया है तो ये मामला कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, है ना। तो अब लोकसभा आएगा मामला, अब मामला लोकसभा आएगा तो क्या होगा यहां पर, अब लोकसभा में जब मामला आएगा तो लोकसभा सबसे पहले राष्ट्रपति को कहेगी कि काम करिए, आप आइए और आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि यहां पर पक्ष नहीं सुना गया राष्ट्रपति का। यहां पे यह सदन कहेगी राष्ट्रपति को कि हम लोग प्रपोजल पास करने से पहले आपका मत जानना चाहते हैं, अगर आप पे आरोप लगा तो आप बताइएगा ना कि आप क्या बात है नहीं है। तो राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है दूसरा सदन में कि राष्ट्रपति आके अपना बात रखे। या तो राष्ट्रपति स्वयं आके बात रख सकता है या फिर राष्ट्रपति खुद ना आकर के भी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके अपना बात रखवा सकता है। ठीक है, तो ये होगा जब राष्ट्रपति अपना बात रख देगा तब ये सदन क्या करेगी कि एक कमिटी बनाएगी, 3 लोगों की एक कमिटी बना दी जाएगी। 3 लोग की कमिटी में एक सुप्रीम कोर्ट से कोई जज हो सकता है, एक जो कानून का बहुत बड़ा जानकार है वो हो सकता है, और एक कोई विपक्ष का आदमी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सरकार कुछ ये कर रही हो, इस वजह से भी चीजें ये हो। तो ऐसे में ऐसे लोगों को रखा जाएगा और ये लोग जांच करेगा कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगा है वो आरोप सही है कि गलत है। अब इस समिति एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, 3 दिन 4 दिन के, भाई आप जांच कीजिए, हमको रिपोर्ट दीजिए। कमिटी अपना रिपोर्ट देगी, जब कमिटी रिपोर्ट देगी तो उस रिपोर्ट को देखा जाएगा। अगर रिपोर्ट में यह कहा गया कि हां राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तो यह सदन भी क्या करेगा, अपने 2/3 बहुमत से इस प्रपोजल को पास कर देगा। और जैसे ही यह प्रपोजल पास होगा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। और यदि इस कमिटी ने कह दिया कि नहीं, राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप झूठा है, निराधार है, राष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश की गई है, या फिर यूं कहें तो राष्ट्रपति के बारे में मिसकंसेप्शन है, मिसलीड किया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, बस ये हाउस क्या करेगा, रद्द कर देगा। बस ये यहां पर महाभियोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा कमिटी के रिपोर्ट पर। रिपोर्ट में आया कि हां सही है तो सदन इसको पास कर देगी, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा उसी समय से। और अगर रिपोर्ट में कह दे कि नहीं राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो संसद इस मतलब जो दूसरा हाउस है इस प्रक्रिया को खत्म कर देगी, वहीं पर बंद कर देगी कि भाई राष्ट्रपति ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरी महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। इसके साथ एक शर्त यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के जिस सत्र में शुरू की जाएगी उसी सत्र में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर यह शुरू हुआ है बजट सेशन में, तो बजट सेशन में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर यह शुरू हुआ मॉनसून सेशन में तो मॉनसून में ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर यह शुरू हुआ विंटर में तो विंटर में ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह दूसरे सेशन में गया तो फिर दूसरे सेशन में 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जिस सेशन में शुरू हुआ उसी सेशन में निपटा लेना होगा। बताइए समझ में कोई दिक्कत? लेकिन अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया नहीं हुई है। हाँ जी, पहले मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कहीं पर भी, कहीं पर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा हाउस जहां कहीं भी जाएगा वही प्रोसेस करेगा। दूसरा हाउस जहां पर भी जाएगा वो ये अगर मान लीजिए पहला प्रोसेस लोकसभा ने कर दिया तो सेकंड प्रोसेस राज्यसभा करेगा, पहला प्रोसेस राज्यसभा ने कर दिया तो सेकंड प्रोसेस लोकसभा करेगा। हाँ बिल्कुल, दोनों में जहां पर भी एक जगह कहीं पर राष्ट्रपति को अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा और वो होगा दूसरा हाउस जहां पर की दूसरा बार सुनवाई होगा। ठीक है, चलिए दिक्कत। लेकिन अभी तक के भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अब आइए आर्टिकल 62।
क्या तो ये सब लिखे नहीं आप लोग? हाँ, अभी जो बात सब बोले सब लिखे नहीं? कल हम नहीं आए थे? लिख लीजिए, लिख लीजिए। इन सब जब बोल रहे थे तभी लिखना था, है ना? ध्यान है, आप लोगों को क्लर्क नहीं ना बनना है जी, शिक्षक बनना है कि नहीं? क्लर्क का काम होता है हर बात को लिखना। बीच में लिखते रहते अब तो वो तो बीच में लिखते हैं तो समझ में दोनों चलाना एक साथ, हाथ और दिमाग दोनों एक साथ चलना चाहिए। बोथ आर वर्किंग एट द सेम टाइम, है ना? चलिए लिख लीजिएगा। महाभियोग की कारण लिख लिया ना? संविधान को उल्लंघन पर लगता है, लेंगे कि महाभियोग प्रारंभ करने से पूर्व 14 दिन पूर्व लिख लेंगे। 14 दिन पूर्व, महाभियोग प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व जो सदन महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाली होती है, जो सदन महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाली होती है, वो अपने 1/4 सदस्यों के समर्थन से राष्ट्रपति को नोटिस भेज देती है। अपने 1/4 सदस्यों के समर्थन से राष्ट्रपति को नोटिस भेज देती है। राष्ट्रपति को नोटिस भेज देती है, ठीक है? राष्ट्रपति को नोटिस भेज देती है। तो ये 1/4 का होता है, ठीक है, कि नोटिस चला जाता है। अब देखिए, तो जो नोटिस भेजा जाता है, चला जाता है नोटिस, तो उसी हाउस का क्या होता है कि 2/3 सदस्य 14 दिन बाद प्रपोजल को पास कर देते हैं, है ना? अगर लिख लेंगे कि 14 दिन बाद, नहीं भाई, आर्टिकल 62 तो अभी बाद में, अभी तो ये लिखवा रहे महाभियोग वाला प्रक्रिया जो समझा दिए उसको लिखा रहे, है ना? तो जिस सदन ने नोटिस भेजा है ना, वो 14 दिन बाद अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देती है। अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देती है। आज का पानी है ना जी? पानी देखिए क्या लग रहा था इसका रंग। ठीक है, हाँ, 2/3 बहुमत से पास कर देती है, ठीक है? तो पहले जो सदन क्या होगा, तो 1/4 से 14 दिन पहले अपना नोटिस भेज देगा, आज 14 दिन पूरा हो जाएगा तो 2/3 बहुमत से उसको पास कर देगा। अब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, है ना? तो दूसरा सदन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देता है, ठीक है? दूसरा सदन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देता है, ठीक है? फिर एक कमिटी बनाई जाती है। दूसरा सदन एक कमिटी बनाता है जिसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं। एक कमिटी बनाता है जिसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं।
ठीक है। और कमिटी के रिपोर्ट के पश्चात, कमिटी के रिपोर्ट के पश्चात यदि ऐसा स्पष्ट होता है कि कमिटी के रिपोर्ट के पश्चात यदि ऐसा स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वो सदन अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करके, तो वो सदन अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देती है। तो वो सदन अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देती है। ठीक है, ओके। और यदि रिपोर्ट में ऐसा पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर बंद कर दी जाती है, रोक दी जाती है, और राष्ट्रपति पद रिक्त नहीं होता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब देखा जाए 62 क्या कहता है। तो देखिए 62 में और क्या बातें हैं। देखिए अब आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति की पद रिक्ति, राष्ट्रपति की पद रिक्ति, है ना, राष्ट्रपति की पद रिक्ति, राष्ट्रपति का पद खाली होगा। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है जी? तो 5 सिचुएशन ऐसे संविधान में लिखे हुए हैं राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के। 5 सिचुएशंस लिखे हुए, क्या क्या? तो सबसे पहला कार्यकाल की समाप्ति, कार्यकाल की समाप्ति, एंड ऑफ द टेन्योर। 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय को तो हटना ही पड़ेगा ना, कोई हटाए चाहे नहीं हटाए। 5 वर्ष पूरा हो गया तो अब जाइए, अब दूसरा कोई कबारी आएगा, है ना। तो 5 साल खत्म, तो जाना पड़ता है सबको। तो कार्यकाल की समाप्ति होगी तो भी पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति है कार्यकाल की समाप्ति, इसके अलावे मृत्यु, पद पर ही डेथ हो जाए। कोई राष्ट्रपति है, अब पद पर ही उनका देहांत हो गया, है ना, मृत्यु हो गई, तो उस सिचुएशन को क्या कहिए? तो पद खाली हो जाएगा तुरंत, है ना, मृत्यु। त्याग पत्र, रिजाइन कर दे राष्ट्रपति, अपने कह दे कि अब हम नहीं रहेंगे राष्ट्रपति, भाई तुम लोग संभालो अपना। इतना बड़ा काम तो लेकिन करना बड़ी मुश्किल है,
है कि नहीं जी? भले राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है उतना ज्यादा, हमारे संसदीय व्यवस्था में पार्लियामेंट्री देश है हमारा, तो प्राइम मिनिस्टर पावर एंजॉय करता है। लेकिन आप सोचिए कि बिना किसी जवाबदेही की इतनी सारी सुख सुविधा अगर मिल जाए, कोई नहीं आपसे पूछने जाएगा कि देश में बेरोजगारी क्यों है, कोई नहीं पूछने जाएगा आपसे कि देश में गरीबी क्यों है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी से कोई पूछता है? नहीं पूछता है। इससे पहले रामनाथ कोविंद से कोई पूछता था? नहीं पूछता था, है ना। प्रणब मुखर्जी से कोई पूछता था? नहीं पूछता था। प्रतिभा देवी सिंह पटेल से कोई पूछा? नहीं पूछा। कलाम साहब से कोई पूछा? नहीं पूछा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया, मनमोहन सिंह से पूछा गया, मोदी जी से पूछा जा रहा है। तो इन लोग को तो सुख सुविधा मिल रहा है, लेकिन लोग के सुख सुविधा के साथ साथ वो कांटों वाला सरताज है कि ताज तो है लेकिन कांटा चुभ रहा है। इनको कुछ चुभता नहीं है जी। 5 साल मजे से रहिए आराम से। रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली में फर्स्ट क्लास का 350 से ज्यादा का कमरों का घर बना हुआ है। मौसम के हिसाब से दिल्ली में गर्मी बढ़ गई तो हिमाचल प्रदेश में स्पेशल घर बना हुआ है, वहां जाइए, वहां जाकर रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुख सुविधा, इतनी चीजें राष्ट्रपति महोदय को मिलती है, या गवर्नर को भी स्टेट के अंदर में। आप बिहार में इतना देख लीजिए। ऐसे आप देखिए पटना में कैसा आपको माहौल दिखेगा, इधर देख लीजिए, डस्ट है एवरीवेयर, है ना, सब जगह आपको डस्ट दिखेगा, कंक्रीट का जाल दिखेगा। लेकिन आप बेली रोड में जाइए और वो गवर्नर हाउस की तरफ बढ़िए, देखिए तो लगेगा पटना में है आप। एकदम चारों तरफ पेड़ पौधा, है ना, फर्स्ट क्लास का, एकदम लगेगा कि एकदम नेचुरल ब्यूटी में आप आ गए हैं, एकदम प्रकृति के शरण में आ गए। चारों तरफ आपको जैसे पेड़ पौधा दिखेगा, एकदम हरियाली ही हरियाली दिखेगी, और फर्स्ट क्लास का उस बीच में बना हुआ है बड़ा सा घर एक, जिसमें गवर्नर साहब रहते हैं। तो गवर्नर साहब अभी राजेंद्र साहब हैं गवर्नर बिहार के, उनसे कोई पूछने जाता है कि बिहार में ये हो रहा है तो काहे हो रहा है? नीतीश जी से पूछा जाता है, तेजस्वी से पूछा जाता है। ये लोग सत्ता में है तो पावर तो है, सुविधा भी है, लेकिन साथ साथ जवाबदेही भी है। यहां सुविधा है लेकिन जवाबदेही नहीं है। सुविधा खूब है तो ऐसा नौकरी लग जाए, हाँ, कि सुविधा खूब हो और जवाबदेही नहीं हो। यहाँ तो 10,000 का कहीं नौकरी करने जाइएगा तो जवाबदेही होगा ना जी, है? यहाँ जवाबदेही नहीं है। 5 लाख का सैलरी है राष्ट्रपति महोदय का, और उसके बाद से सब कुछ फ्री, एवरीथिंग। और उसके बाद मजेदार बात यह कि ये लाभ का पद नहीं है। क्या? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, कोई लाभ का पद नहीं है। क्या? हाँ हाँ, कल ही बताए थे कि खाली सरकारी नौकरी ही लाभ का पद है, बाकी सब जो है वो लाभ का पद नहीं है। जितना राजनीतिक पद है संवैधानिक, वो लाभ का पद नहीं है ना। तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, नहीं कि वेतन मिल रहा है तो लाभ का, वेतन तो सबको मिलता है, लाभ का पद नहीं, सेवा का पद माना जाता है। सर्विस का पोस्ट है, वो सेवा देते हैं, है ना। हाँ, अगर कोई सरकारी नौकरी में कहीं 10-12 हजार रुपया कमा रहा है तो लाभ का पद है। हाँ, नहीं तो राष्ट्रपति का थोड़ी ना है। राष्ट्रपति उसका कैसे नहीं पूछने वाला होगा। आकस्मिक निधि का मतलब हुआ कि कंटीजेंसी फंड है ना, वो रखा हुआ है कि अगर संचित निधि से पैसा निकालने में देरी हो गया, पैसा नहीं निकल रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया जाएगा। सरकार खर्चा करे, वो राष्ट्रपति अपने लिए नहीं कि घूमने जा रहा है पैसा नहीं है तो उसमें से निकाल खर्चा कर लिए। राष्ट्रपति का पैसा नहीं है, वो देश का पैसा है, सरकार ही उसको यूज करेगी। लेकिन सरकार जनरली यूज करती है कहां से? अब इससे मान लीजिए कि अब घर में पिताजी को अपना पैसा रखते हैं, काम चलता है तो वहां पे खर्चा होता है, एगो सेविंग मनी रहता है माता जी के पास, वो है कंटीजेंसी फंड। जो माता जी रखी है वो कंटीजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि। तो सामान्य तौर पे पिताजी अपना ऐसे खर्चा कर रहा है कि पिताजी के पास अकाल आ गया, नौकरी छूट गया, चाहे कोई दिक्कत हो गई, पैसे नहीं है, तभी माता जी से कहेंगे कि आकस्मिक निधि में सब पैसा निकालिए। तो माता जी ऐसा नहीं कि माता जी खर्चा कर देंगे, वो खर्चा नहीं करेंगे, वो ट्रस्टी हैं बस, मालिक पिताजी हैं उसके भी। लेकिन वो कहें कि भाई कोई आपातकाल आएगा, कोई ऐसा मुश्किल समय आएगा, तब उसमें से पैसा हमको देना। तो जब यहाँ पैसा खत्म हो जाएगा तो यहां से माता जी से पैसा मांगेंगे, तो पैसा खर्चा करेंगे। अब फिर जब पैसा आ जाएगा तो जितना पैसा यहां से निकाले हैं
उतना पैसा कहेंगे कि लो भाई जितना तुमसे लिए थे उसको फिर से रख दो वहीं पर, है ना, कि फिर कभी अगर दिक्कत होगा दुख होगा तो काम आएगा। वही हाल है कंटीजेंसी फंड का। राष्ट्रपति नहीं खर्चा कर सकते अपने पॉकेट के लिए, उनके लिए पैसा नहीं है वो। राष्ट्रपति महोदय बस ट्रस्टी हैं कि किसी कारण से संचित निधि से पैसा अगर नहीं निकल पाएगा और खर्चा करना जरूरी होगा तो ऐसे में राष्ट्रपति से कहेंगे कंटीजेंसी फंड से हमको पैसा दीजिए, राष्ट्रपति पैसा दे देंगे, सरकार खर्चा कर लेगी। अब फिर सरकार संचित निधि से पैसा निकाल के जितना पैसा निकल उतना जमा कर देगी कंटीजेंसी फंड में। वो राष्ट्रपति का अपना पैसा नहीं है कि राष्ट्रपति पत्नी के लिए चलिए हार बनवा देते हैं वो बढ़िया सा तनिष्क में से, है ना, तो वो सब नहीं कर सकते राष्ट्रपति। वो अपना 5 लाख वाला में से, कंटीजेंसी फंड में से नहीं, है ना। ये नहीं कि केवल गिफ्ट देना टुकड़े में से निकाल के दे दिए, नहीं, उनका है ये नहीं है, ट्रस्टी है केवल। कैसे कोई आपको दे दिया कि भाई हमारा सामान है, हमारा थोड़ा रखो इसको संभालना, तो इसका मतलब क्या आप उसको बर्बाद कर दीजिएगा? बर्बाद कर फिर कोई देगा आपको पैसा रखने के लिए? नहीं देगा। तो ट्रस्टी है राष्ट्रपति कंटीजेंसी फंड का केवल। तो कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, ठीक है, महाभियोग, महाभियोग भी लगेगा तो राष्ट्रपति हट जाएगा ना, तो पदरिक्त हो जाएगा महाभियोग। और इसके बाद अवैध निर्वाचन, इनवैलिड इलेक्शन। चुनाव हो गया, राष्ट्रपति बन गए और तब तक इलेक्शन कमीशन कह दिया कि ले चुनाव गलती उतर कैसे हुआ था, चुनाव में जालसाजी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अंतिम फैसला राष्ट्रपति करता है ना, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव गलत तरीके से हुआ है, बस उसी दिन राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा और फिर से नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है, फिर से चुनाव कराया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप काम कर रहे हैं और उसी बीच अगर जजमेंट आ गया, ये प्रूव हो गया कि आपने ये हुआ, तो आपका पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है, और फिर से चुनाव कराया जाएगा। तो ये 5 सिचुएशन है जो संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति के पद रिक्ति का, कि इस 5 सिचुएशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। इस 5 में से देखिए 4 सिचुएशन में अगर पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभाल लेगा तत्काल प्रभाव से। इस 5 में से ये 4 सिचुएशन है ना, अगर मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, महाभियोग लग गया, अवैध निर्वाचन प्रूव हो गया, तो इस 4 में से तो राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाएगा, इस्तीफा दे दिया, ये मर गया, अब है ही नहीं, तो काम कैसे करेगा। तो इस 4 परिस्थिति में जब खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभाल लेगा। क्लियर है? और लेकिन ये वाला सिचुएशन कि 5 वर्ष समाप्त तो हो गया है, अब पद खाली हो गया, तो ऐसा में अगर चुनाव नहीं हुआ है, जैसे कि जनरली हम लोग क्या होता है, पुराना राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, कि जैसे जिस दिन कार्यकाल खत्म होगा उस दिन शपथ दिला करके नया राष्ट्रपति बना देंगे, है ना। तो एक दिन का भी गैप हम लोग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जैसे अभी कोरोना था, लेकिन कोरोना में तो सब कुछ बंद हुआ जी, लेकिन चुनाव नहीं बंद हुआ। कोरोना सरकार से वादा किया था कि हम सब जगह आएंगे, चुनाव में नहीं आएंगे, इसलिए सरकार ने चुनाव बंद नहीं किया। चुनाव में भीड़ हुई, चुनाव में रैलियां हुई। उस जबरदस्त चुनाव के बीच कोरोना के बीच बिहार का चुनाव हुआ था जी, और रैलियां भी हुई थी बिहार में। पक्ष और विपक्ष दोनों, सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों घूम घूम के रैली किए, घूम घूम के अपना अपना रैली में भीड़ बुलाया, सब नहीं फैला वो सब कहा कि नहीं, चुनाव में रैली में भीड़ नहीं है, मतलब रैली में कोरोना नहीं है। कोरोना स्कूल में था, कोरोना कॉलेज में था, जहां पर डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता था, जहां पे लोग डिसिप्लिन रहते हैं, वहां पर कोरोना था। और जहां पर तीतर बीतर भीड़ बुलाई जाती थी, कोरोना में चुनाव का रैली होता था, वहां पर कोरोना नहीं था। ऐसी हमारी सरकारें चलती है ना, और इस प्रकार से हमारा व्यवसाय, दोनों लोग इसमें, पक्ष भी उतना ही जिम्मेवार, विपक्ष भी उतना, क्योंकि विपक्षों ने ही कह रहा था उस दिन कि ना भाई चुनाव मत कराइए अभी, और सत्ता पक्ष को तो भाई चाहिए कि उसको तो सत्ता में बना रहना है, तो उसको तो रहना ही है ना। तो दोनों को था कि चुनाव हो जाए, लेकिन किसी को देश के शिक्षा से मतलब नहीं था कि शिक्षा व्यवस्था देश का कहां जा रहा है। 2 साल 3 साल जो लोग पढ़ाई नहीं किए, है ना,
जिन बच्चों का स्कूल छूट गया, जिनका पढ़ने का आदत छूट गया, लोग मोबाइल में बिजी हो गए, है ना। तमाम आप आंकड़े देखिएगा, गवर्नमेंट्स के जो डाटाज आए हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज के तहत जो डाटा सब रिलीज किया गया कि कितनी दिक्कतें हुई कोरोना में, लेकिन वो सारा सर्विस बंद रखा गया क्योंकि कोरोना फैलेगा। लेकिन चुनाव रैली जिसमें कि सबसे ज्यादा डर था कोरोना फैलने का, उसको सरकार ने बंद नहीं किया। खैर, तो लेकिन एक सिचुएशन है कि मान लीजिए कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है ना, अब पुराना राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, तब तो पदरिक्त हो जाएगा। तो लेकिन ऐसी स्थिति में जब पदरिक्त होगा कि पुराना राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, नया राष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। वो जो पुराना वाला राष्ट्रपति है वही कंटिन्यू करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। बताइए समझ में। इसलिए कहा कि इन 4 सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा, लेकिन इस वाले सिचुएशन में उपराष्ट्रपति पद नहीं संभालेगा। वही जो राष्ट्रपति है वही जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता तब तक काम करेगा। क्लियर है? दिक्कत? कौन राष्ट्रपति? हाँ, वो जगह चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे पहले ही नहीं हो जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने से पहले लड़ लेंगे, लड़ना होगा तो। कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाता है राष्ट्रपति का। हमारे देश में कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया राष्ट्रपति चुन के बैठाल रहता है कि इस दिन ए डेट के इनका लगभग 25 जून, आई थिंक 25 जून या 25 जुलाई, 25 जुलाई है ना, जून या जुलाई का डेट है जो फिक्स है कि राष्ट्रपति का शपथ उस दिन हो जाता है हमारे देश में, है ना। 25 जुलाई ही आई थिंक शायद राष्ट्रपति का शपथ होगा ही होगा, ये फिक्स है क्योंकि कार्यकाल उस दिन पूरा हो जाता है ना। 20 जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है पूरा, और उसके बाद 25 जुलाई को पुराना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होता है, नया राष्ट्रपति शपथ ले लेता है ना। ये वैसे ही कैलकुलेट करके रखा गया है। तो अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तब ऐसे में दोनों लोग फिर लड़ेंगे चुनाव। जब भी अगर लड़ना होगा उनको, फिर से लड़ने का उनका मिजाज है तो अपना लड़ेंगे, लेकिन तब तक वो कार्यकारी प्रेसिडेंट के तौर पे वही काम करेंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर वो अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर चुनाव हो गया फिर जीत गए तो शपथ लेंगे फिर से दोबारा इस्तीफा दे करके। हटेंगे ही, अब मृत्यु का तो दोबारा कहां से आएंगे राष्ट्रपति। हाँ बिल्कुल, चुनाव होगा ही, 6 महीना के अंदर चुनाव करा लेना है। हमारे यहाँ टेम्पररी रूप से राष्ट्रपति का पद पर काम नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति अगर काम करेंगे भी तो मैक्सिमम 6 महीना, बाकी 6 महीने के अंदर एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। और फिर वो जो नया आदमी आएगा राष्ट्रपति बनेगा वो 5 साल रहेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का डेथ हो गया तो जो उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति बन जाता है, अब बचा हुआ कार्यकाल वही पूरा करता है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जब पद खत्म हुआ तो जो उपराष्ट्रपति वो 6 महीने के अंदर तक संभालता है, फिर नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और जब नया राष्ट्रपति आ जाता है तो पूरा 5 साल रहता है। फिर ही नहीं कि बचा हुआ कार्यकाल के लिए, जैसे सांसद और विधायक में बचा हुआ कार्यकाल के लिए चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव, लेकिन राष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल के लिए नहीं होता है। एक बार चुन लिया गया तो पूरा 5 साल रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए, अब ये था आपका 52 से लेके 62 तक पूरा राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, इसका भी चर्चा कहां है जी? तो इसका भी चर्चा है संविधान के भाग 5 में। ठीक है, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 से 69 तक। ठीक है,
बस 63 से 69। ठीक है, 63 से 69। तो लिखेंगे आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कहता है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 62 कहता है कि एक 63 कि एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, क्योंकि संविधान में इसका चर्चा मिल गया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके नाम के आगे भी उप लग गया उसका मतलब होता है चुप, है ना। कि करो नाम के अगर उप लग गया और ज्यादा चौड़ में घूम रहा है कि हम तो उप मुख्यमंत्री हैं, हम तो उपाध्यक्ष हैं, हम तो उप प्रधानमंत्री हैं, हम तो उप कप्तान हैं, बोले पगला, जब तोहरा नाम के आगे उप लगिए गेलो तो तोहर कोनो वैल्यू ना लो। वैल्यू किसका है? परमानेंट आदमी का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्योंकि वो है ना जी। उप का मतलब होता है चुप, उपाध्यक्ष, हम उपाध्यक्ष हैं, अब पगला है तो है, तो कौन वैल्यू है? अध्यक्ष ना है सब कुछ जी। उप का मतलब होता है चुप, क्योंकि उप के पास कोई पावर नहीं होता है। उप का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि परमानेंट आदमी है। आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, तो क्रिकेट टीम में होता है ना, एक कप्तान होता है, उप कप्तान होता है ना जी। तो जब कप्तान फील्ड पर रहता है तो उप कप्तान का कोई महत्व रहता है? कोई से पूछने जाता है कि हम पानी पीने जाएं कि नहीं जाएं? चाहे उसका हिम्मत है कि किसी को कहते कि तुम बैठो, तुम खड़ा रहो? नहीं आता, क्योंकि कप्तान पावरफुल है। उप कप्तान क्यों है? टेम्पररी उसको बनाया गया कि जब कप्तान नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कप्तान को चोट लग गया, कप्तान का तबियत खराब हो गया, अब कप्तान फील्ड से बाहर चल गया, अब पूरा पावर किसके पास आ गया? उप कप्तान का। आज जब उसके पास पावर आ गया तब वो उप नहीं रहा, तब वो कप्तान हो गया। अब उसको उप नहीं कहा जाएगा, अब क्या हो जाएगा? वो कप्तान हो गया। तो उप तो हट गया ना उसके आगे। तो जब तक उप रहेगा साथ में तब तक चुपे रहना है, ज्यादा बोलते तो उपाय हो जीतो, है ना। तो इसलिए उप का मतलब चुप होता है। इसलिए राष्ट्रपति जब तक है तब तक उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति का काम तब पड़ेगा जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा। और भारत तक के अभी तक के इतिहास में मात्र ऐसा 2 बार हुआ जब राष्ट्रपति नहीं रहे और उपराष्ट्रपति का काम पड़ा। भारत के 2 राष्ट्रपति अपने पद पे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जब वो मृत्यु हो गई उनकी, तो वहां पर तत्कालिक उपराष्ट्रपतियों को राष्ट्रपति का पदभार संभालना पड़ा। बाकी हमारे राष्ट्रपति सब जो है वो अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किए हैं सब लोग, है ना। तो इसलिए उप का मतलब होता है चुप। ये कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी, मतलब किसी भी फोरम पर कहीं पर भी अगर आप देखिएगा तो ये कहीं पर भी अगर उप लगा हुआ है, उपाध्यक्ष लगा हुआ है, उपसभापति लगा हुआ है, तो जब सभापति महोदय हैं तो उपसभापति का कोई काम नहीं, वो चुपचाप बैठे नॉर्मल अपना, है ना। तो ये इस प्रकार से चीजें यहां पर होती हैं। क्लियर है? तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 अब देखिए, उपराष्ट्रपति चुना तो गए, अब कोई काम है ये नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम तो देना पड़ेगा ना, फ्री में तो बिठा कर रखेंगे नहीं, कोई ना कोई काम देना पड़ेगा। देखते हैं घरों में शादी ब्याह होता है तो सब लोग कामों में लगल रहता है ना। लेकिन ये जो सीनियर मोस्ट जो गेस्ट सब रहता है, जीजा फूफा, ये सब काम नहीं करता है, तो सबको घर वाला क्या कर देगा कि रह जाए, को काम देते, करेगा न्योता लिखिए बैठ के, देखते होंगे आप लोग, उसके स्टैंडर्ड का काम उसको भी दे देगा। अरे भाई ठीक है, तुम जीजा हो तो तुम पानी में नहीं चलाओगे,
तुमको शिकायत लगेगा पानी पिलाने में, नेवता लिखो बैठ के, एगो डायरी दे देगा, पेन दे देगा। और सबसे खराब काम है जी, क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गया ना तो सीधे 12 बजे रात को फ्री होइएगा, है ना। फिर नहीं बैठता है, हाँ बिल्कुल, कैसे उतना कड़ा ड्यूटी है ना, कि उसमें एक बार जो बैठ गया उसको फिर नहीं, उसको फिर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है ना। और सबसे बड़ा बात कि पहले तो पूरा वो अपना बेचारा जिम्मेदारी संभाला, अब बाद में अब लास्ट में घर वाला को पूरा हिसाब देगा बैठ के कि भाई देख लो 1 रुपया गबड़ाया नहीं है हम, अगर 1 रुपया गबड़ा गया तो वो बेचारा को दिक्कतें हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबको सबके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम शादी विवाह में मिल जाता है। ये नहीं कि भाई आप ये हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, काम तो करना पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो अब राष्ट्रपति को चुन तो लिए, उपराष्ट्रपति को, काम कोई है ये नहीं है, अब बैठ के इंतजार करेगा जी उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति मरेगा तो जाके काम करेंगे, ये कोई बात हुआ है। तो इसलिए कहा कि एगो कोई इसको काम दे देते हैं। तो क्या काम दे देते हैं, राज्यसभा का सभापति बना देते हैं। तो आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। एक्स ऑफिशियो इसको कहते हैं इंग्लिश में, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन पद, जिसका मतलब यह हुआ कि एक पद पर आप आए और स्वतः दूसरा पद आपको मिल जाएगा, अपने आप एक पद पे हैं और दूसरा पद आपको आ गया। तो जैसे ही अगर कोई आदमी उपराष्ट्रपति बनता है, एट द सेम टाइम वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है अपने आप। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है। तो उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका चुनाव हुआ, अब वही क्या है, राज्यसभा के सभापति, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता है। जो आदमी भारत का उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। मतलब कि जो जीजाजी बना है वो ऑटोमेटिकली फूफा बनबे करेगा, अलग से कोई प्रक्रिया करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना रहता है खाली। जैसे घर में छोटा छोटा बुतरू सब आया, फूफा खाना शुरू कर देगा, आज जैसे फूफा खाना शुरू किया वो क्या हो जाएगा, मामला डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। वो आधे से मतलब पद बड़ा हो गया लेकिन पावर कम हो गया। एसपी साहब को देखिए, जिला में जब एसपी होते हैं आईपीएस, खूब पावर रहता है, और वही जब डीआईजी बन जाए, आईजी बन जाए, पोस्ट बड़ा है लेकिन पावर वह कम हो जाता है। आईजी साहब का पोस्ट बड़ा है, डीआईजी साहब का पोस्ट बड़ा है एसपी से, लेकिन एसपी जिला का कप्तान है, पुलिस कप्तान है, इमीडिएट एक्शन वही लेगा। एक्शन लेने के बाद भले बाद में जवाब देगा, पूछा जाएगा गोली कहां चलाया, तो भले वो अपना बताएगा कि अब सिचुएशन बन गया तो क्या कर, हमरो गोली मार रहा था, हम चला दिए गोली, लेकिन उस समय उसको किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं है, तत्काल पावर उसके पास है। बाद में आईजी साहब ऑफिस में बुला के डांट सकते हैं, कहेंगे कि भाई तुम बहुत गलती कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, वो कहेगा जी सर अगला बार से नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो कर देगा। लेकिन वही उसी आदमी का प्रमोशन हो जाएगा ना, और जब डीआईजी आईजी बन जाएगा तो नया एसपी कौन आएगा, तो वो उसको भी नहीं सुनेगा, वो कैसे की पावर एसपी के पास है जिला में। तो नया नया जब वहां पे जाते हैं तो पूरा का पूरा पावर डीएम है कोई, तो पूरा पावर उसके पास है। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी भाग में जाके कुछ कर सकता है, लेकिन भाई डीएम साहब का प्रमोशन हो गया तो मान सम्मान बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन पावर वह कम हो जाएगा। कैसे कि जब आप प्रमोशन होगा तो कोई एक डिपार्टमेंट में जाइएगा और डिपार्टमेंट संभालिएगा। आज जब कलेक्टर है ना जिला में, तो सब डिपार्टमेंट भी आपका है। आप शिक्षा विभाग में भी जा सकते हैं, आप स्वास्थ्य विभाग में भी जा सकते हैं, आप पुलिस विभाग में जा सकते हैं, आप पंचायती विभाग में जा सकते हैं, हर विभाग को आप पूछ सकते हैं, हर विभाग का सैलरी आपके साइन से जाएगा, इतना पावर होता है। लेकिन जैसे प्रमोशन हो गया तो आपके पास केवल एक विभाग रह जाएगा, जिस विभाग में आप जाइएगा वो विभाग रह जाएगा। हाँ, अगर खूब प्रमोशन करके रिटायरमेंट के टाइम में जाकर के अगर आप मुख्यमंत्री का
मतलब स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बन गए, मुख्य सचिव, या प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, तो फिर प्रधानमंत्री वही करेगा जो आप कहिएगा, मुख्यमंत्री वही करेगा जो आप कहिएगा। और जैसे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी के फेवरेट आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी है ना, तो आमिर सुबहानी को एकदम वो अपना साथ ही रखते हैं। और आमिर सुबहानी से पहले एक आदमी थे उनके फेवरेट, जो बहुत समय उनका टाइम एक्सटेंड कर करके रिटायरमेंट हो रहा था, फिर भी उनका समय बढ़ा के अपने साथ उनको रखा उन्होंने, अपने चीफ सेक्रेटरी बना करके। कौन थे वो जानते हैं आप लोग? अंजनी कुमार, बिल्कुल। तो ये सब लोग होते हैं जो बहुत प्रमोशन करके एकदम ऊपर चल जाते हैं रिटायरमेंट के फेज में। ये मतलब ये मौका मिलता है रिटायरमेंट के फेज में, जब आप मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बनते हैं या प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार बनते हैं। वो ऐसा लेवल है कि स्टेट में कुछ भी होगा तो आपसे पूछ के होगा, मतलब कि आदेश नहीं लेता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, लेकिन उसको लगता है कि इस आदमी के पास अनुभव ज्यादा है प्रशासन का, तो इस सही राय देगा, तो उसके राय पर काम होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा होता है जी हम लोग के देश में, है ना। पढ़ाई लिखाई का तो कोई कैटेगरी है नहीं हम लोग के यहाँ, तो इसलिए अनपढ़ों सब बन जाता है कभी कभी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए यही सब जो टीम होती है आईएएस आईपीएस की, यही सारी टीम सपोर्ट करती है, और उसी से पूरा का पूरा सिस्टम देश का चलता है। तो यहां है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति बनेगा, और उपराष्ट्रपति यानी कि एक्स ऑफिशियो पोस्ट। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है वो व्यक्ति स्वतः राज्यसभा का सभापति बन गया अपने आप। संसद का जो होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा का सभापति वो अपने आप बन जाएगा। नहीं, सभापति को स्पीकर, अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, सभापति को चेयरमैन कहते हैं, है ना। हालांकि अगर मतलब ये इंग्लिश की जो एक्चुअल मीनिंग है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि स्पीकर आप सभापति को नहीं कह सकते हैं, स्पीकर आप अध्यक्ष को कहेंगे तो ज्यादा अच्छा सूट वर्ड है, वहां पे सूट करता है। लेकिन आम बोलचाल में लोग बोल लेते हैं, है ना, लेकिन स्पीकर बोलना इसको ठीक नहीं, चेयरमैन है, सभापति है ना। और वो लोकसभा में जो बैठा हुआ है अध्यक्ष, वो स्पीकर है, वो अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, और इसको सभापति को चेयरमैन, ठीक है। तो ये क्या होगा, सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद पर जिस आदमी का चयन हो गया वही आदमी बन गया राज्यसभा का सभापति। कोई दिक्कत? चलिए अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 लिखेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा। ठीक है, ठीक है जी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों का दायित्व राष्ट्रपति के पद के तौर पे काम करेगा। कब? जब उसका पद रिक्त होगा, है ना। तो अभी आपको जब 62 मैंने पढ़ाया था तो 62 में 4 कंडीशन बताया ना, कि मृत्यु हो गया, है ना, त्याग दे दिया, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, या अवैध निर्वाचन हो गया। ठीक है, तो उसके तहत अगर पद रिक्त हो गया तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। यही 65 में लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया कि ये सब सिचुएशन है, लेकिन और भी तो सिचुएशन हो सकता है ना जी राष्ट्रपति का। ये तो जो 5 सिचुएशन है ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। कुछ और भी सिचुएशन हो सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति गया अपने ससुराल, आने का मन नहीं कर रहा है, होता है ना जी, कितना आदमी का, कितना आदमी चल जाता आता है, अभी नहीं करता। हम लोग क्या कहता है सबकी नवरात्र पूरा के आएंगे, है ना, 9 दिन पूरा बिना कले नहीं आएंगे। अब बताइए, ये सब पहले का ना समय था जी, जब लोग के पास काम कम उम था, बेरोजगारी था, तो बेरोजगारी जाके वहां पे निकालता था अपना सब, है ना। अभी तो भाई अब किसी के पास टाइम है नहीं, टाइम है, लेकिन फिर भी लोग परंपरा के नाम पर ढो रहा है ना। तो लेकिन अभी भी कितना आदमी सब चल जाता है तो कामों छोड़ देता है, काम का मोह उसको नहीं रहता, उसको लगता है भाई अब आए हैं तो भाई अब आनंद लेते हैं यहाँ पर, कि अब ससुराल ना है जी,
मतलब वहां पर अब समझिए कि इसको तुलसीदास ही लिखते हैं, बाबा तुलसीदास जो हैं वो भी इस बात को लिखते हैं कि जब विवाह जब हो जाता है तो अपने प्रियजनों से ज्यादा प्रिय लोगों के कौन हो जाते हैं, ससुराल वाले जन ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। ये बाबा भी लिखते हैं, तुलसीदास जी भी, है ना। तो ये देखा ही जाता है। मतलब आप देखते हैं ना कि शादी विवाह से पहले माता पिता बेचारा कितना धूमधाम से तैयारी करते हैं, है ना। शादी के 2-3 साल बाद दूसरे कांड हो जाता है। जितना मान सम्मान प्रेम प्रतिष्ठा के साथ सब होता है, वो क्या होता है हर जगह, एवरीवेयर गोइंग ऑन दिस सिचुएशन, है ना। सब जगह ये सब चल रहा है। लेकिन अब तो ये सब इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सब चीज पहले से व्याप्त है सोसाइटी के अंदर में। हाँ, लेकिन वहीं पर जो लोग की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई है या चीजों को ठीक तरीके से हैंडल करते हैं, उनको ज्यादा समस्या नहीं होता है। और जो इसी परंपरा में बहते चले जाते हैं उनको दिक्कत होता है ना। तो बहने से आदमी को बचना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि समय परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से क्या सही है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो 65 में ये बात तो कहा गया है। तो एक देखिए, एक अनुपस्थिति होता है ना, एक होता है पद रिक्त हो जाना, खाली हो गया पद। एक होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब तबीयत खराब हो गया, मान लीजिए, चाहे वही कहें कि ससुराल गया, आने का मन नहीं कर रहा है, कह रहा है कि जा काम जाए भाड़ में, हम नहीं, हमें अब टाइम पर खाना मिल रहा है हमको, कल अपना घर जाएंगे। भाई घर में उतना मान सम्मान नहीं ना मिलता है जी। ससुराल में तो भाई आप राष्ट्रपति होते हैं वहां के, सब टाइम पर एकदम, चाय टाइम पर, नाश्ता टाइम पर, खाना टाइम पर, एवरीथिंग, है ना। अपना घर कोई पूछता नहीं है। तो अब उतना मान सम्मान छोड़ के जल्दी आने का मन करता है किसी का? किसी का नहीं मन करता है। कौन जाए भाई छोड़ करके? तो ऐसे में तो आएगा नहीं। ऐसा में क्या होगा? हाँ, तो घट में ना करेगा जी। ज्यादा दिन रह जाइएगा कहीं तो चलेगा। है हम लोग यहाँ गांव में वो एक खिस्सा सब कहता है, आप लोग सुने होंगे कि पहला दिन पहुना, आ दूसरा दिन ठेहुना, आ तीसरा दिन केहुना। मतलब पहला दूसरा दिन तो खूब सम्मान रहेगा कि भैया भैया आए हैं, आज जहां यही 10-15 दिन बीता हो गया मामला खत्म। तो मान पद प्रतिष्ठा बनाए रखना है तो कम कम टाइम दीजिए। ये तो प्रकृति का नियम है। कहीं पर भी आप ज्यादा समय तक अवेलेबल हो जाइएगा तो आपके पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। इसलिए समय के साथ आदमी को निकल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए, कहीं भी ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए जब तक कि काम हो। हमारे ग्रंथ के अंदर में लिखा हुआ है, यज्ञान्ते ब्राह्मणस्य हरिपु। यज्ञ के अंत के बाद ब्राह्मण भी शत्रु के समान हो जाता है। जब तक पूजा पाठ चल रहा है बाबा का खूब सेवा सत्कार, और जब दक्षिणा हो गया तब घर जाइए। अब कोची अभी जो जमान के बैठिएगा तो 5 दिन तो खिलाइए रहा है बेचारा, 6ठा दिन वो मामला गड़बड़ा देगा। तो हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को भी, जिनको इतना सम्मानित स्थान प्राप्त है, उनके लिए भी यह विधान है कि जब यज्ञ समाप्त हो जाए तो अपने यजमान के यहां नहीं रुकना चाहिए। मतलब कि आपका काम खत्म हो गया तो आप वहां से निकलिए। कहीं पर भी ज्यादा समय दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वही बात हो जाएगा कि अब मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, और फिर आप सोचिएगा कि वही वाला मान प्रतिष्ठा मिले तो नहीं मिलेगा, है ना। तो राष्ट्रपति का पद रिक्ति में भी काम करेगा और अनुपस्थिति में भी काम करेगा। अब अनुपस्थिति चल गया राष्ट्रपति कहीं घूमने स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड इतना बढ़िया जगह है कि आने का मन नहीं कर रहा है, वहीं पर सोच रहा है कि वहीं बस जाए। ये बात संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मायने है। मायने का है आर्टिकल 70 जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्ति। अचानक से पद रिक्त हो जाए, पता नहीं चला और पद रिक्त हो गया और आ ही नहीं रहा है। चाहे एक सिचुएशन ये हो सकता है, ये तो चलिए मैंने मस्ती मजाक में आपको समझाया। एक ये हो सकता है कि राष्ट्रपति का एक्सीडेंट हो गया कहीं। अब एक्सीडेंट हो गया लेकिन राष्ट्रपति का डेथ नहीं हुआ है और राष्ट्रपति स्वस्थ भी नहीं, राष्ट्रपति कोमा में चला गया। अब ना अभी उसकी जीने की संभावना है और ना अभी मरने की संभावना है, यानी कि अभी पद खाली नहीं हुआ है। अब क्या होगा? तो इसको कहते हैं अनुपस्थिति। अभी राष्ट्रपति अनुपस्थित चल रहा है। तो राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित होगा या राष्ट्रपति की पदरिक्ति होगी, दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा उपराष्ट्रपति। यह आर्टिकल 65 आपको समझाता है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
इलेक्शन ऑफ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, लेकिन हाँ उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में अंतर है। राष्ट्रपति को तो बहुत से लोग वोट देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को सब लोग नहीं देते। लिखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से उपराष्ट्रपति यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, समझ रहे हैं ना कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है जी? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है ना। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रोसेस सेम है, लेकिन निर्वाचक मंडल में अंतर है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, है ना, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, है ना, विधानसभा सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लिख लेंगे नोट करके कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो यहां केवल संसद का सदस्य कह रहे हैं जी, इसका मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लोग भाग लेते हैं। तो संसद का दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों के सदस्य, है ना, दोनों के निर्वाचित जिनका चुनाव होता है उनको निर्वाचित कहते हैं, और मनोनीत जिनका चुनाव नहीं होता है और नियुक्त कर दिया तो उनको मनोनीत कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वाले में आपने लिखा है संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, यहां लिखा संसद के सदस्य। इसका मतलब कि संसद का निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, तो जैसे कि राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है 12 लोगों को। ठीक है, तो ये लोग भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित लोग ही वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों वोट करते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही वोट करते हैं, किसी राज्य विधानसभा के विधायक वोट नहीं करते, जबकि राष्ट्रपति में विधायक वोट कर रहे थे। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो दिक्कत? चलिए अब देखिए, तो यहां पर ये इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वही सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए अलग से कोई योग्यता का आर्टिकल नहीं है, तो लिख लेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यता, इसी में लिख लेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का
नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पैंतीस वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, पैंतीस वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, राष्ट्रपति में आपने पढ़ा था ना कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यहां पर उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो, राष्ट्रपति में कितना कितना पढ़े थे, 50-50, यहां पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, तो वही जो कल बताए थे प्रस्तावक अनुमोदक का मतलब वही यहां पर भी है। ठीक है, सही 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जब्त करना होता है। हाँ, इसको भी करना है, 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना है। ठीक है, ओके, 15,000 रुपए राष्ट्रपति के को बस इनको क्या आरबीआई के पास इनको जमा करना होता है। ठीक है, तो ये इनकी योग्यता में है कि ये इनके पास होना चाहिए। शर्त लिख लीजिए यहीं पर इनका भी, उपराष्ट्रपति पद की शर्त है, कंडीशन क्या है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर कार्यकाल लिख लीजिए, टेन्योर, सामान्यतः 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिस दिन से शपथ लेगा उस दिन से 5 वर्ष तक। ठीक है, तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, तो वो अनिश्चित है, अनंत काल है। हाँ, इसलिए उसका कार्यकाल नहीं होता है। क्या लिखे हैं, हाँ, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष तक, बीच में चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, है ना, इस्तीफा दे सकता है, इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, तो इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे लिखिएगा, इसे संसद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, तो राष्ट्रपति को तो महाभियोग लगता है, लेकिन उसी समय हमने आपको कहा कि महाभियोग शब्द का चर्चा संविधान में बस एक ही जगह पर है, लेकिन वैसे ही प्रोसेस से अन्य लोगों को भी हटाया जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो वैसे ही प्रोसेस से हटाया जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। तो ये कैसे हटेगा, तो संसद के द्वारा प्रस्ताव ला करके, है ना, यानी कि संसदीय प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमने राष्ट्रपति में जो विधि बताई आपको हटाने का, एज वेल एज वही विधि यूज होगा उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए। हाँ, बस उसका नाम यह है। और एक चीज ध्यान रखना है
कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया तो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा कहीं से शुरू हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगा पहले। ये हाँ बिल्कुल जाएगी लोकसभा में, है ना, लेकिन पहले राज्यसभा में। राष्ट्रपति वाला में कहीं से भी, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। तो 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तारीख से, उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति के तारीख से, हाँ, उपराष्ट्रपति अपने नियुक्ति के तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, क्या अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, मतलब वही कार्यकाल वाला बात जो आपने लिखा अभी, वही सब। ठीक है, आर्टिकल 68 ये क्या कहता है? तो ये कहता है उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति में के समय, उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति के समय चुनाव, उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति के समय चुनाव। अब देखिए कि उपराष्ट्रपति के का जो चुनाव होता है, तो यह चुनाव कैसे और किस प्रकार से होता है, किस तरीके से? तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है किसी के हमने कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हुआ तो 6 महीना के अंदर में नया चुनाव हो जाएगा ना जी। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए कितना दिन के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए? इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ध्यान, इसलिए कहते हैं उप का मतलब होता है चुप। रहेगा तो वो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा में उपसभापति है राज्यसभा संभाल लेने के लिए कुछ समय तक। मतलब अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कोई वैक्यूम नहीं आएगा, कोई सूनापन नहीं आएगा, कोई खालीपन नहीं आएगा, है ना, काम चलता रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सूनापन आ जाएगा, खालीपन आ जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति का पद भरने के लिए संविधान में समय लिख दिया गया है कि 6 महीना के अंदर आपको नया राष्ट्रपति चुन लेना है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो। उपराष्ट्रपति के संबंध में बस एक शब्द लिख दिया गया है, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है जी? जितना जल्दी हो सके। तो जितना जल्दी 2 महीना भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। जब समय नहीं है, आप किसी को फोन करते पूछते हैं कहां पहुंचे, बोले बस आइए रहे हैं। ये नहीं कहेगा आधा घंटे में आ रहे, मालूम है कि 3 घंटा में आएगा, तो क्या कहेगा? बस आइए रहे हैं। अब बस आइए रहे हैं का क्या मतलब है? कभी भी आ सकते, या तो अभी तुरंत आ जाएंगे या अभी 3 घंटा और लगेगा। जब अनिश्चितता होता है तभी आदमी टाइम नहीं बताता है। जब निश्चित होता कही रहता है कि हम 3 बजे आ जाएंगे, और जब निश्चित होता है देखिए ना हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी होता है पहुंच जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो विलंब करबे करेंगे, नहीं पहुंचेंगे जल्दी, है ना। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कितना दिन के अंदर में चुनाव होगा। यही आर्टिकल 68 कहता है कि यथाशीघ्र, है ना, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 69।
अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, तो लिख लेंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 70। क्या कैसे भाग बदल जाएगा? भाग तो पूरा चलेगा 152 तक जी, पहले ही लिखवा दिए थे कि 52 से लेके 151 तक। हाँ, भाग 5 में, भाग 5वां देखिए तो यहां से स्टार्ट किए, वहां पे क्या लिखे थे? है तो यही दिक्कत है, रोज आया कीजिए, है ना, और रोज आइए और उसको है। हाँ, अभी भाग 5 चलेगा 151 तक। हाँ, भाग 5 ही लिखाएगा। हाँ, भाग 5 में जब स्टार्ट तभी बताया था ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये पूरा संघ सरकार है, ये पूरा यूनियन गवर्नमेंट है। तो पूरा पिछवा वाला पढ़ के उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ना, ही ना कि पीछे से सब लिपते बराबर करते चलना है, पोछा लगाते चलना है ना। का पहला क्लास था, समझ में आ रहा है आज का बात सब? हाँ, तो अगर बीच में घुसेगा तो कैसे आएगा समझ में, है ना। क्या हाली पहला सीढ़ी छोड़ करके 5वां सीढ़ी पर चढ़िएगा तो मालूम चला कि पैर फिसल गया, है कि नहीं। तो इसलिए पहले का जो जितने क्लासेस हुए हैं उसका आप एक्सेस ले लीजिए मैनेजमेंट से कि हमको उसका दीजिए, है ना। जितना क्लास हुआ उसको देखिए तो आप इसको कनेक्ट कर पाइएगा, है ना, जोड़ पाइएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छा से समझ में आएगा, अन्यथा समझने में आपको दिक्कत होगी। एडमिशन ले लिए हैं? हाँ, तो अगर लेना होगा तो आप पहले कहिएगा कि हमको पहले के क्लास का एक्सेस दीजिए, उस एक्सेस को दीजिएगा, देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, और जो लोग क्लास कर रहे हैं वो रेगुलर रहें क्लास, है ना। ये नहीं कि महतो जी के दलान जी, है ना, आज गए फिर कल नहीं जाएंगे, फिर परसों जाएंगे, फिर तरसों जाएंगे। इससे क्या होगा? आप ही का गोल होगा। और आप लोगों के साथ एक समस्या है लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, है ना, मतलब आप उतना चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, दिक्कत है कि अब आपको पढ़वाया ही ऐसे समय पर जा रहा है ना। एक बीच में पढ़ाई छूट गया, फिर पढ़वाया जा रहा है ना, तो दिक्कत है। एक होता ना कि कनेक्टिविटी होती है पढ़ाई के साथ, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी रहती है। आपको आपने पढ़ लिया, पढ़ाई छोड़ दी, फिर पढ़ाई शुरू किया, तो अब क्या हो गया? एक गैप हो गया। अब गैप होने से क्या है कि अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा दिक्कत है ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को इमीडिएटली, है ना। तो ऐसे में थोड़ा मेहनत तो आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, और ये इसलिए भी करना पड़ेगा कि भाई अब परमानेंट शिक्षक बनना है बिहार सरकार में, है ना, सैलरी फिक्स पर जाना है, बढ़िया सैलरी पर जाना है ना, सरकारी नौकरी, है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए, तो आर्टिकल 70 जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 70 कहता है आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पद रिक्ति, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पद रिक्ति, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पद रिक्ति, है ना। पोस्ट वैकेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी कंडीशन, तो ये वही इमरजेंसी कंडीशन जो आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा बात हो जाए जिससे राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए, है ना, जिसका कि संविधान में कोई चर्चा, कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई मामला हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा
तो ऐसी परिस्थितियों में ही जो है सो क्या करना होगा, तो इसको यह करना पड़ेगा ना कि आकस्मिक परिस्थिति में भी अगर पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, है ना। राष्ट्रपति कहीं गया या राष्ट्रपति का तबीयत खराब है, राष्ट्रपति काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। ठीक है, तो चाहे आकस्मिक परिस्थिति में अनुपस्थिति हो या पद रिक्ति हो, हर सिचुएशन में राष्ट्रपति का यदि पद खाली होता है या राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उपराष्ट्रपति उसका काम संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71। तो 71 क्या कहता है, तो 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी के भी चुनाव में, दोनों में से किसी के भी चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी होती है, यदि कोई गड़बड़ी होती है यदि कोई गड़बड़ी होती है तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा और इस मामले में उसका किया गया निर्णय अंतिम होगा। और इस मामले में उसका किया गया निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, दिक्कत मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ऐसा पूछा सकता है। बहुत बार पूछा गया कि अगर चीलों के चुनाव में विवाद होगा तो कौन निपटारा करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय कर देगा वही अंतिम होगा, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव का मामला हो चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव का मामला हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति के पास माफ करने की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दे दिया है ना, तो आदमी को अब चाहिए कि भैया मर्सी करवा ले, मैंने क्षमा करवाए या दया याचिका लेके जाए, तो दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास जा सकता है। अब राष्ट्रपति की मर्जी, राष्ट्रपति को मन करेगा तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति को मन नहीं किया तो राष्ट्रपति क्षमा नहीं करेगा। हालांकि मन पे नहीं, डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। राष्ट्रपति डॉक्यूमेंट देखता है, फैसला देखता है कि कैसा अपराध है, क्या इस अपराध में इसको माफ कर सकते हैं या इसको थोड़ा बहुत रियायत दे सकते हैं। क्षमा का मतलब ही नहीं होता है कि सीधे उसको फ्री कर देना, ये भी होता है कि उसको मान लीजिए कि 10 साल का सजा हुआ है तो उसको 5 साल कर देंगे हटा करके, चाहे राष्ट्रपति तो कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए फांसी का सजा हुआ है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको फांसी की सजा से उसको उम्र कैद में बदल सकता है कि चलो भाई तुमको फांसी नहीं होगा, तुमको उम्र कैद होगा। सजा की प्रकृति बदल देगा। चाहे मान लीजिए कि कोई महिला है ना, उसको सजा हो गया है ना, और उस समय उसका प्रेगनेंसी होना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको उस समय के लिए छुट्टी दे सकता है कि भाई इस समय में इसको जेल में नहीं रखा जाएगा, या उस समय राष्ट्रपति जेल के बाहर उसके लिए स्पेशल सुविधा उपलब्ध करा सकता है ना। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है आर्टिकल 72 के तहत कि राष्ट्रपति माफ कर सकता है। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति सबको फ्री कर देगा, है ना। या तो उसको सजा कम कर देगा, सजा की अवधि कम कर देगा, सजा की प्रकृति बदल देगा, या फिर उस कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए सजा से मुक्ति दे देगा, है ना। तो ये सब राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत कर सकता है। लेकिन ये सब राष्ट्रपति डॉक्यूमेंट के आधार पर करता है ना। जो आपके किस प्रकार का आपने अपराध किया, कोई बहुत बड़ा अपराध किया और आप सोचिए राष्ट्रपति आपको माफ कर दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति ऐसा करता है। तो यही आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर है? देखिए, पहले उम्र कैद होता था 14 वर्ष का, है ना। अब
हो गया है उम्र कैद में अब एक दो चीज है। अब अगर आजीवन कारावास अगर आपको हो गया तो मतलब अब जब तक जीवन रहेगा तब तक रहना है। हाँ, तो आजीवन कारावास का जजमेंट के मतलब 14 साल बाद आप निकल जाइएगा या 20 साल बाद आप निकल जाइएगा। अगर आजीवन कारावास कह दिया गया कि भाई आपको पूरा जीवन आपको रहना है अब जेल में और आपकी मुक्ति संभव नहीं है, ठीक है। तो उस प्रकार से जहां तक 20 साल वाला बात है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट उम्र कैद वाले मामले में है कि उम्र कैद 14 साल का होता है, लेकिन यदि किसी पर इस तरह का आरोप या अपराध लगा हुआ है कि उसने किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की हत्या की है तो ऐसे मामले में उम्र कैद जो है वो 14 से बढ़कर के 18 हो जाएगा ना। हाँ, वो अगर सरकारी कर्मचारी को मारा है तो, काम करते हुए किसी अधिकारी को मारा है तो यही मामला ना अभी हो गया था बिहार के एक बाहुबली का, आनंद मोहन का। अभी रिहा हो गया ना आनंद मोहन, 14 वर्षों का कंप्लीट हो गया था लेकिन 18 वर्षों का पूरा नहीं हुआ था, तो विवाद हो गया कि कैसे निकाल दिया गया, जबकि कानून है, बिहार सरकार ने कानून बनाया। तो वो वही आर्टिकल 20 जब आपको पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि अपराध के समय की सजा। तो जब अपराध हुआ था आनंद मोहन पर, एक जो ट्रेनी आईएएस था उसके मर्डर का चार्ज था, अपराध का मतलब लगा हुआ था कि उन्होंने उसका मर्डर किया था, आईएएस ऑफिसर का, जी कृष्णैया, है ना। सोचिए कितना मेहनत करके कोई इतना बड़ा अधिकारी बनता है, कितना पढ़ लिख करके, है ना, उसका मर्डर हुआ था। तो उस अपराध में वो उनको सजा हुई थी उम्र कैद की। तो उस समय सजा का प्रावधान था उम्र कैद का मतलब 14 साल। तो आर्टिकल 20 में मैंने आपको पढ़ाया था ना फंडामेंटल राइट में कि अपराध के समय की सजा, लेकिन बाद में सरकार ने अमेंडमेंट करके कह दिया कि अगर किसी अधिकारी को या सरकारी कर्मचारी को के साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो ये क्या होगा, ये टाइमिंग एक्सटेंड कर जाएगा। तो उस मामले में भी एक्सटेंड किया, लेकिन इसको इशू बना दिया गया कि भाई जब ये क्राइम हुआ था उस समय तो ये कानून था नहीं, तो फिर तो ये आर्टिकल 20 का वायलेशन हो गया ना, क्योंकि 20 तो कहता है कि भाई अपराध के समय का प्रावधान, तो उस समय तो ये था ही नहीं। और उसी के बेस पर उनको सरकार ने ही रिलीज कर दिया, सरकार ने ही रिलीज कर दिया। हाँ हाँ, वो बढ़ जाएगा। और अगर आजीवन कारावास का दंड आ गया तो फिर पूरा आपको पूरा लाइफ टाइम में रहना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।